हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हंटर कमीशन, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एडम रिपोर्ट्स, बुडेपेस्ट का घोषणा पत्र और लॉर्ड मैकाले मिनट्स की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में बताया था। तो उसके बाद आता है हमारे बुडेपेस्ट के घोषणा पत्र के बाद हंटर कमीशन। जो हंटर कमीशन था, इसका गठन कैसे हुआ? जो लॉर्ड पिन थे, उन्होंने 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, जिसके अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे सर विलियम हंटर थे। तो इन्हीं के नाम जो इस आयोग का जो नाम है वो हंटर कमीशन भी पड़ा। ठीक है। तो जो ये आयोग था उसके लिए जो जांच के विषय थे वो किस प्रकार थे कि जो हंटर आयोग को जो बनाने के जो विषय थे, तो उसके लिए कारण क्या था कि उनको जांच करनी थी जो पहले वाली शिक्षा है उसके बारे में, जो पहले वाली रिपोर्ट्स आई हैं शिक्षा के बारे में उनके बारे में जांच करनी थी और अपनी सिफारिशें यानी अपने सुझाव प्रस्तुत करने थे। तो सबसे पहले इसमें क्या था कि जो सरकार है, क्या उसने जो उच्च और जो माध्यमिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है और प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की, यानी उस पर कम ध्यान दिया है। उसके बाद आता है कि जो प्राथमिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है और उसके सुधार एवं विकास के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, इसके बारे में उन्हें अपने सुझाव देने थे। तो उसके बाद आता है कि जो माध्यमिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। तो इससे पहले वाले में आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में था कि प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का पर उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने थे, और थर्ड नंबर पर था कि माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने थे कि जो वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा है उसकी स्थिति क्या है और उसका प्रसार किन साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर, देश की जो शिक्षा प्रणाली में जो राजकीय विद्यालय हैं उनकी स्थिति क्या है और भारतीय शिक्षा प्रणाली में उनकी आवश्यकता है या नहीं है। उसके बाद आता है कि जो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो मिशन स्कूलों का क्या स्थान है, यानी कि जो मिशन के तहत जो स्कूल स्थापित किए गए थे देश की शिक्षा को देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, तो उनका जो स्थान है वो मतलब क्या है अभी जो देश के अंदर। उसके बाद आता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे थे उनके प्रति जो सरकार की नीति है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे जितनी भी रिपोर्ट्स बनी, जितने भी हमारे आज्ञा पत्र बने शिक्षा को लेकर, उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनके बारे में जो सरकार की जो नीति है वो सरकार किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में उन्हें अपनी राय देनी थी। तो आयोग के जो दो विषय थे उनके आदेश दिए गए थे इस आयोग को, कि सबसे पहले ये था कि जो इस बात की जांच करना कि जो 1854 के आदेश पत्र के सिद्धांतों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी कि 1854 का कौन सा था, बुडेपेस्ट का घोषणा पत्र, जिसको 1853 जिसका गठन हुआ था और 1854 में जुलाई में उसने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष सौंपी थी। तो उसके जो आदेश पत्र के जो सिद्धांत थे उनको किस प्रकार कार्य, उनके ऊपर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है, तो इस बात की उन्हें जांच करनी थी। उसके बाद आता है कि ऐसे उपायों का सुझाव देना जिनको आयोग आदेश पत्र में निर्धारित की गई नीति को क्रियान्वित करने के लिए उचित समझता है, यानी कि जो हंटर आयोग था उसके ऐसे सुझाव देने थे जिनको जो आयोग है अपने जो आदेश पत्र में निर्धारित करके और जो उसकी जो नीति है उनको उनके ऊपर कार्य करने के लिए उचित समझे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो पूरे देश का भ्रमण करने के बाद में जो 1883 में, यानी मार्च 1800 यानी कि 1883 में 600 पेज की जो पेज का अपना जो प्रतिवेदन जो सरकार के सामने प्रस्तुत किया था, तो उनमें उन्होंने अपनी मतलब बहुत सारे सुझाव और सिफारिशें की थी। तो देखते हैं उनके सुझाव और सिफारिशें क्या हैं। जो शिक्षा संबंधी जो उनके सुझाव थे वो इस प्रकार है कि जो सबसे पहले आता है ए पॉइंट पर हमारा शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में क्या था कि जो आयोग के जो सदस्यों ने सरकार की जो शिक्षा नीति है वो उसके बारे में विचार विमर्श किया और 3 निष्कर्ष पर पहुंचा था जो हंटर आयोग था। तो उन्होंने ये था कि जो 1854 के जो आदेश पत्र में जो निर्धारित की जाने वाली जो शिक्षा नीति है या तो उसको क्रियान्वित किया गया ही नहीं है, यानी कि उस पर कार्य नहीं किया गया, या फिर जो उसको पहले शुरुआत में उसके ऊपर प्रयास किए गए थे कार्य को करने के लिए, उस जो शिक्षा नीति थी उसको चलाने के लिए उसको शुरुआत में कार्य किए गए थे और बाद में उनको क्या रोक दिया गया, या फिर हो सकता है तीसरे नंबर के उस नीति के जो विरुद्ध यानी कि विपक्ष में कार्य किए गए थे। तो ये 3 बातें थी जिनके ऊपर उसने जो हंटर आयोग था उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो सबसे पहले उन्होंने जो सुझाव दिया था वो ये था कि जो सरकार के जो सहायता अनुदान के जो नियम थे, यानी कि जो सरकार जो इन विद्यालयों को जो
सहायता प्रदान करने के जो पैसे देती थी, उनके जो नियम को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए उनको, और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत प्रयास किए जा रहे हैं उनको और बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद में ये था कि जो सरकार के जो प्राथमिक विद्यालयों का जो संचालन है वो खुद ना करके जो स्थानीय निवासियों को सौंप देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये था कि जो सरकार के जो माध्यमिक स्कूल और कॉलेज हैं, उनका जो प्रबंध है उनको क्रम से कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। उसके बाद ये था कि जो सरकार को भविष्य में केवल सहायता जो अनुदान के आधार पर ही स्थापित किए जा रहे हैं माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज, उनको ही प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये था कि जो शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए थे इन 3 पॉइंट्स के बाद में। उसके बाद आता है कि प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा उसके बारे में भी उन्होंने अपने कई सुझाव दिए थे कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रसार कैसे हो, उसका प्रशासन कैसा हो, उसकी वित्तीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य व प्रसार, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य था कि जो जनसाधारण तक शिक्षा का को पहुंचाना। तो इस पर क्या था कि जो शिक्षा का जो आदिवासियों और जो पिछड़ी हुई जातियों में प्रचार करने के लिए जो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि प्रशासन, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा के जो प्रशासन और जो संचालन का जो पूरा उत्तरदायित्व है सरकार को जो जिला परिषद हैं या नगर पालिका हैं, जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो स्थानीय निकाय या कह सकते हैं जो स्थानीय सभाएं, उनको सौंप देना चाहिए। उसके बाद आता है कि वित्तीय व्यवस्था, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जो खर्च होने वाला है उसके लिए जो स्थानीय निकाय यानी कि जो स्थानीय समुदाय हैं और उनको मतलब सरकार को अपने जो खर्च करने वाले हैं जो शिक्षा के ऊपर जो सरकार खर्च करने वाली है उसका जो आधा जो भाग है उन स्थानीय सभाओं को दे देना चाहिए शिक्षा पर खर्च करने के लिए। उसके बाद ये था कि जो पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को जोड़ देना चाहिए जिनसे क्या है कि व्यक्ति मतलब भविष्य में उनके द्वारा अपना कोई व्यवसाय यानी कि अपना खर्च चला सके, अपना कोई कार्य कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद आता है कि जो शिक्षा का स्तर, यानी कि जो शिक्षा का स्तर है उन्नयन का मतलब ये है कि उसको बढ़ावा देना। तो उसके बढ़ावा देने के लिए कि जो सरकार को क्या करना चाहिए कि एक मतलब निरीक्षण के अधिकार के क्षेत्र में जो कम से कम एक नॉर्मल स्कूल तो स्थापित करना ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि माध्यमिक शिक्षा, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा थी उसके बारे में भी जो हंटर आयोग है उसने अपने कई सुझाव दिए थे कि सबसे पहले वही आता है प्रसार। जो माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार को क्या है कि जो उनकी सहायता अनुदान प्रणाली थी, यानी कि जो वो अपनी सहायता करते थे, यानी कि जो पैसा देकर उनकी जो सहायता करते थे विद्यालयों की, तो उसको और बढ़ा देना चाहिए, उसमें अपनी उदारता दिखानी चाहिए। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम, यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा में 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों को जोड़ देना चाहिए, जिसमें मतलब ए पाठ्यक्रम में तो ये था कि जो साहित्य कोर्स हो उनको जोड़ देना चाहिए, यानी कि जो ऐसे छात्रों के लिए होना चाहिए जो क्या करना चाहते हैं कि यानी विश्वविद्यालय में यानी कि जो बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक यानी कि इच्छा रखते हो। उसके बाद था कि बी कोर्स में ये था कि जो व्यापारिक व्यवसायिक जो असाध्य विषय उनका समावेश होना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है उस शिक्षा को प्राप्त करके अपना मतलब भविष्य में कोई भी व्यवसाय कर सके, अपना जीवन यापन कर सके उसके द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि शिक्षा का माध्यम। तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम के लिए यही बताया कि मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन जो विद्यार्थी है उनको उनके भविष्य के अच्छे भविष्य निर्माण के लिए भी अंग्रेजी भाषा से भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, तो उन्हें अंग्रेजी का भी साथ साथ ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद है कि सरकार की जो नीति है, जो सरकार की नीति है उसमें क्या था कि जो माध्यमिक शिक्षा के विषय में जो आयोग ने ये नीति निर्धारित की थी कि सरकार को जो शिक्षा का भार है वो खुद के ऊपर से कम कर देना चाहिए, यानी कि उससे मुक्त हो जाना चाहिए और उसे जो स्थानीय लोग हैं यानी कि जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनको सौंप देना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कॉलेज की शिक्षा, यानी कि वैसे तो ये जो हंटर कमीशन था यानी कि हंटर आयोग था उसके मतलब क्षेत्र में नहीं आता था कि वो कॉलेज की शिक्षा के बारे में भी अपने ये सुझाव और सिफारिशें दें, लेकिन उन्होंने फिर भी कॉलेज की शिक्षा के बारे में अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था कि जो कॉलेज की जो स्थापना यानी कि उच्च शिक्षा के लिए ऐसे क्षेत्र में जो कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पर कि जो स्थानीय निकाय हैं वो ऐसे जो शिक्षा कॉलेजों को यानी कि जो शिक्षा देने वाले समुदाय हैं यानी शिक्षा देने वाले जो विद्यालय हैं कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय हैं उन्हीं की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में क्या है कि सरकार को वहीं पर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए, वहीं पर जाके क्या है कि ऐसे कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए।
तो ये था हमारा। और मेरे जो कुछ जो न्यू यूट्यूबर हैं उन्होंने पूछा था कि वो अपनी वीडियो का जो वाटरमार्क है वो कैसे रिमूव करें। तो आपके उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपको पहले वाला जो ऐप है आपको उसको डिलीट कर देना है, और digitwin.com के नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाके आपको क्या करना है कि जो 4th नंबर का लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आपको क्या है कि एक नया जो काइनमास्टर का जो ऐप है यानी कि प्रो कैमरा एडिटर 2020 उसको डाउनलोड कर लेना है। तो आप उसके द्वारा जब वीडियो बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो वीडियो में वाटरमार्क आता है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।